वो पिछले क्लास में आर्टिकल 25 तक हो गया था। आर्टिकल 25 के बाद आर्टिकल 26, 27 और 28 पढ़ना था। आर्टिकल 26 जो है उस वो पहले तो जो हमारे पास रिलीजियस राइट है, रिलीजन से जुड़े हुए जितने भी राइट है उसके बारे में आर्टिकल 26 में डिफाइन किया गया है। उससे पहले इतने जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई राइट्स है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। अगर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इन सारे एग्जाम्स में ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन सारे आर्टिकल से। और एक और आर्टिकल है जो आर्टिकल 13, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कारणों से। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में जब आर्टिकल 13 पे बात हुई थी तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया था कि आर्टिकल 13 की जो वैल्यू है उसमें पता चल रही थी कि आर्टिकल 13 कितना वैल्यूबल है। अब आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है उसको कहीं ना कहीं हम गोल्डन ट्रायंगल के रूप में हम देखते हैं। मेनका गांधी केस में उसे गोल्डन ट्रायंगल के रूप में भी बताया गया था कि आर्टिकल 14, 19 और 21 गोल्डन ट्रायंगल है, एक दूसरे के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब आर्टिकल 26 क्या है, तो इसमें राइट ऑफ रिलीजियस डेनोमिनेशंस की बात की गई है। तो इसमें क्या चीजें हैं कि एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस, जितने भी हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं हम उसे बना सकते हैं और उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन और चीज है कि मैनेज कर सकते हैं जितने भी रिलीजियस मैटर्स है उसको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ओन कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को। आर्टिकल 26 नॉर्मली हम यही सारी चीजें बताता है कि हम कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं या फिर उसको ओन या फिर कोई जो एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी है उसको ओन भी कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रॉपर्टी होते हैं जैसे मंदिर या फिर मस्जिद की एक प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम ओन भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ये बात कही गई है। आर्टिकल 26 में ही एक और चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द रिलीजियस डेनोमिनेशन, ये कैसे डिफाइन होगा। जो रिलीजियस डेनोमिनेशन है वो कैसे हम पता करेंगे कि क्या हम अगर किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि वो रिलीजियस डेनोमिनेशन है तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक टेस्ट माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें देख के बताएगी कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कॉमन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, और दूसरी चीज़ की कॉमन ऑर्गेनाइजेशन और डिस्टिंक्टिव नेम्स। जितने भी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उसमें जो लोग होते हैं उनके कहीं ना कहीं बहुत हद तक देखा जाए तो उनके नाम बहुत हद तक एक जैसे सिमिलर होते हैं। इसलिए यहाँ पे नहीं, नाम सिमिलर की बात नहीं है, यहाँ पे ये क्या आ गया कि उनका कोई डिस्टिंक्टिव नेम होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो स्पेसिफिक नेम के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का थ्री टेस्ट थ्योरी बहुत फेमस है। अगर किसी भी रिलीजियस डेनोमिनेशन को पता करना है तो उसमें वो कॉमन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को देखते हैं, फिर कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं और डिस्टिंक्टिव नेम्स के बारे में देखते हैं, फिर पता करते हैं कि ये कोई रिलीजियस डेनोमिनेशन है या फिर नहीं है। आर्टिकल 26 के बाद आर्टिकल 27 आता है। इसमें फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेशन की बात कही जाती है। अब बहुत हद तक अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जब मुगल शासन था या फिर दिल्ली सल्तनत काल था तो उस समय या फिर उससे पहले भी तो जो दूसरे रिलीजन के लोग थे उनको उन पे बहुत हद तक रिलीजियस टैक्स लगाए जाते थे। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 27 यही कहता है कि किसी भी तरह से अगर हम सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति पर टैक्स लगा रहे हैं कि वो इस रिलीजन से जुड़ा हुआ है या फिर इस रिलीजन से बिलोंग करता है तो वो बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 27 में मेंशन है। इसमें यही चीज कही गई कि नो टैक्स फॉर रिलीजन फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस और प्रमोशन के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा किसी भी रिलीजन पे। दूसरी चीज, स्टेट कैन नॉट फेवर और फंड एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हमारा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और अगर कोई सेकुलर स्टेट है तो वो किसी भी रिलीजन को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही वो फेवर कर सकता है और ना ही उसे फंड दे सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज की कही गई है यहाँ पर आर्टिकल 27 में, फ्री अलाउड फॉर सेकुलर सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि बहुत सारे हम धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ पैसे वो चार्ज करते हैं। मान लो कि अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो और आपको वहाँ की एंट्री टिकट है और उसमें आपको 10 या 20 रुपए देने होते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर बैन नहीं की गई है। वो चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो आपको एक तरह से आपसे चार्ज कर भी रहे हैं तो उसके लिए वो आपको सुविधाएं देते हैं। अगर आप किसी धर्मशाले में जाओ या जैसे कि रिलीजियस धर्मशाला हो गया या फिर रहने के लिए आपको कोई एक तरह से कोई मतलब बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे जाते हैं हम तो वहाँ पे धर्मशाले होते हैं या फिर रहने की व्यवस्था की जाती है और वहाँ पे कुछ पैसे भी चार्ज किए जाते हैं। इवन वो रिलीजियस है और एक तरह से वो पैसे चार्ज कर रहे हैं पर वो टैक्सेशन के अंदर नहीं आएगा।
वो आपसे पैसे ले रहे हैं तो आपको सुविधा दे रहे हैं, तो इसलिए ये इसमें बिल्कुल भी बैन नहीं है आर्टिकल 27 में, यही कहा गया है। अब आर्टिकल 28 आता है, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्टर, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाय स्टेट। अब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मतलब स्टेट में तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी आएंगे, तो उसके अंदर गवर्न होने वाले किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, हम वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आप अगर हमारे स्कूल में या फिर हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, जो कि बहुत हद तक उनके रिलीजियस जो उनके थॉट्स है उस पे जो उनके रिलीजियस थॉट्स है उनसे जुड़े हुए चीज़ों को उनको फॉलो करने के लिए नहीं कहा जा सकता। मान लो कि अगर कोई स्कूल है और हम उसमें जाके ये बोले कि उस स्कूल में 90 बच्चे जो है वो हिंदू है और 10 बच्चे मुस्लिम है, और हम ये कहें कि हिंदू जितने भी बच्चे हैं और जो मुस्लिम बच्चे हैं दोनों को कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, यहाँ से कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रूल्स क्या है वो डिफाइन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये सारे रूल्स कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए हैं, तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगर ऐसा करते हैं तो वो जो हमारा इंडियन जो एक सेकुलर स्टेट है उसके लिए बहुत ज़्यादा बाधा बन सकता है। तो इसमें बस यही कही गया पहली चीज में कि कोई भी जो भी स्टेट के द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूशन है हम उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि स्टेट एडमिनिस्टर्ड बट स्टैब्लिश अंडर ट्रस्ट, अगर किसी चीज को हम ट्रस्ट के अंदर बना रहे हैं और भले वो एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा हो रही है, स्टेट के द्वारा, अगर उसे स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है फिर भी अगर वो ट्रस्ट के अंदर बनाई गई है तो वो इस थ्योरी के अंदर नहीं आएगी, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। स्टेट रिकॉग्नाइज बट नॉट फंडेड, अगर कोई स्टेट का रिकॉग्निजेशन दिया है बट उसमें ये है कि फंड नहीं दे रहा है, मतलब हम मान्यता तो दे रहे हैं आपको पर हम फंड नहीं दे रहे हैं, तो उसमें भी अलाउड होगा बट सिर्फ वॉलेंटरी, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अलाउड नहीं होगा, थोड़ा हद तक ही अलाउ हो सकता है। अब स्टेट एडेड, अगर कोई जो इंस्टीट्यूशन है उसमें स्टेट है एड दे रही है, सिर्फ मतलब सिर्फ सहायता दे रही है, उसको कुछ फंड दे रही है थोड़ा, मतलब एक तरह से कि ताकि वो ग्रो कर सके, तो उसके लिए भी ये है कि अलाउ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो सारी चीजें उसके इंस्टीट्यूशन पे ही डिपेंड करती है। अब यहाँ पर आर्टिकल 26, 27 और 28 के साथ ही हमारा रिलीजियस जो राइट्स है उस वो खत्म होते हैं। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात की गई है। अब यहाँ पे यह है कि माइनॉरिटीज कौन कौन से माइनॉरिटीज की बात की गई है, तो इस माइनॉरिटीज में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीजें जो माइनॉरिटीज है वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है, जितनी भी हमारे जो पॉपुलेशन इंडेक्स होती है उसके हिसाब से हम निकालते हैं कि हम अभी अभी भारत में हमारे पास कौन कौन से ऐसे समुदाय के या ऐसे जाति के या फिर ऐसे वर्ग के लोग हैं जो बहुत हद तक माइनॉरिटी में है, मतलब उनकी संख्या बहुत कम है, तो वो चीजें निकालने के बाद हम इसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आता है, provides that any section of citizen residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। अब यहाँ पे ये चीजें हैं कि कौन कौन से माइनॉरिटीज की बात की गई है, ऐसे माइनॉरिटीज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो एक भाषा बोलते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं और उनकी संख्या बहुत कम है, तो वो इसमें आती है, तो उनको सिक्योर करने का काम स्टेट का होता है। मान लो कि अभी तमिल है, कल को ऐसा होता है कि तमिल भाषा के लोग बोलने वाले बहुत कम बच गए हैं, तो तो जो तमिल बोलने वाले जितने भी भाषाई लोग हैं जो तमिल बोलते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी स्टेट, और यहीं पे ये आर्टिकल 29 जो है वो उन्हीं के प्रोटेक्शन की बात करता है। अब यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन इज यूज्ड फॉर बोथ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, तो आर्टिकल 29(1) जो है यहाँ पे जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, यहाँ पे माइनॉरिटी में इन्होंने डिफाइन किया है कि माइनॉरिटी के साथ साथ इसमें मेजॉरिटी भी इंक्लूडेड है। अब आर्टिकल 29(1) में यह है कि राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। उसके बाद आर्टिकल 29(2) में आता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू स्टेट और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो आर्टिकल 29 का 2 क्या बताता है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किस पे, अगर वो कोई भी इंसान है अगर वो एडमिशन लेना चाहता है किसी भी स्टेट या फिर स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन में, तो उस पे उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, किसके बेसिस पे, तो रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि अभी हमने माइनॉरिटी पढ़ा, तो एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गए, दूसरे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो गए, तो जो इसमें अगर हम डिफाइन करने की बात करें, अगर दोनों में डिफरेंशिएट करें तो ये हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 29(1) जो है वो ग्रुप राइट्स की बात करता है और आर्टिकल 29(2) जो है वो इंडिविजुअल राइट की बात करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने आर्टिकल 29(1) पढ़ा था,
तो उसमें क्या था कि राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, तो वहां पे एक ग्रुप की बात हो रही थी। बट आर्टिकल 29(2) में कहा गया, क्या कहा गया, अगर कोई इंसान है वो किसी भी स्टेट या फिर स्टेट एडेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो सिंपल सी बात है कि एक इंसान की बात की गई है, तो वो एक इंडिविजुअल राइट हो जाता है। अब आर्टिकल 29 के बाद आर्टिकल 30 आता है। यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स की बात कही गई है। इसमें एजुकेशनल राइट्स में क्या है कि जो माइनॉरिटी होते हैं, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो या अन्य बेसिस पे हो, कल्चर के बेसिस पे हो, तो वो माइनॉरिटी में आएंगे। अब उनके एजुकेशनल राइट क्या है उसके बारे में कही गई है कि इसमें क्या है, जितने भी माइनॉरिटीज है उनके पास राइट है कि वो अपने राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन, वो अपने इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसे एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, मतलब अपने इंस्टीट्यूशन को बना भी सकते हैं और उसे संचालित भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात कही गई है कि रिसीव फेयर कंपनसेशन इफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। अगर जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई माइनॉरिटी की जमीन है या फिर माइनॉरिटी की प्रॉपर्टीज है और उसको किसी ने अक्वायर किया है, तो उनको एक फेयर कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। ये 44th अमेंडमेंट में कहा गया था। यहाँ पर जो है ये सेम चीज है कि ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों पे लागू होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत हद तक विलुप्त होती जा रही है, जो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो उसके लिए भी स्टेट कुछ प्रावधान बना सकता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 13 में ही टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात की गई कि कौन कौन से हैं। तो रिकॉग्निशन अगर मिला है स्टेट से प्लस एड मिला है तो वो स्टेट रेगुलेशन के अंतर्गत आएगा। अगर रिकॉग्निशन ओनली सिर्फ मिला है तो फिर स्टेट, तो भी वो स्टेट रेगुलेशन के अंतर्गत आएगा। और अगर नो रिकॉग्निशन और नो एड तो वो मिनिमल स्टेट रेगुलेशन के अंदर आएगा, मतलब उसमें सिर्फ मिनिमल रेगुलेशन होगा स्टेट का। इसके बाद ये हो गया तो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 31 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम फिलहाल के लिए उसे स्किप करेंगे। अब आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आर्टिकल 32 की हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अब ये आर्टिकल 32 में मेंशन क्या है, तो मेंशन इसमें ये है कि हम रेमेडीज प्रोवाइड करवा रहे हैं किस चीज के लिए, अगर आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट को आपसे जब किसी भी मतलब किसी तरीके से आपसे छीना जा रहा है या फिर आपको उससे वंचित किया जा रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा उसको वापस से लागू करवा सकते हैं। अपने जो आपके और फंडामेंटल राइट्स है उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसमें ये है, आपके अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि आप हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करिए, क्योंकि आपका काम ही यही है। अब वो रक्षा किस प्रकार से करेंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कैसे करेंगे, तो उसके लिए 5 रिट है। इसमें पहला रिट है हेबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा प्रोहिबिशन और चौथा सेंचुरी और पांचवा क्यो वारंटो। अब ये क्योंकि लीगल मैगजिम से इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, यू शैल हैव द बॉडी। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब हम कमांड दे रहे हैं आपको ये करना है। प्रोहिबिशन का मतलब है हम फॉरबिड कर रहे हैं, फॉरबिड कर रहे हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट ये सारी पांचों में से कोई भी रिट जारी करती है तो उसका मतलब यही होता है। अगर वो हिबियस कॉर्पस जारी कर रही है तो हम ये कह रहे हैं कि यू शैल हैव द बॉडी। और मैंडमस में तो हम सुप्रीम कोर्ट ये कमांड कर रही है कि, और जो भी उसमें मैंडमस में लिखा हुआ है कि वो मैंडमस के अंतर्गत अगर वो जारी करिए तो ये कहेगी सुप्रीम कोर्ट कि हम कमांड दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है। और प्रोहिबिशन का मतलब हम आपको फॉरबिड कर रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। सर्चुरी में भी यही है कि टू बी इन्फॉर्म, कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे कि आपने ये सारी चीजें अगर करी है तो किस लिए करा, इन्फॉर्मेशन के लिए। और फिर ये क्वेर वारंटो जो है बाय व्हाट अथॉरिटीज, तो इसमें यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। हेबियस कॉर्पस का क्या है, issued to a person detaining another, commands production of detained person before court to examine legality of detention। इसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी को बहुत अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लिया गया है, मान लो कि अगर कोई इंसान है उसको अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है और उसका कोई फैमिली मेंबर है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि भाई हाँ ये इंसान है, ये हमारे घर का मेंबर है और ये बहुत दिनों से हमारे घर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसको डिटेन कर लिया गया है और डिटेन करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। जो आर्टिकल 20 में हमने पढ़ा था सेम चीज कि डिटेंशन के लिए अगर आप किसी को डिटेन कर रहे हो तो आपको उसका कारण बताना पड़ेगा, अनलेस आप किसी और कारण से उसको डिटेन कर रहे हो। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तब तो ठीक है, उसमें भी कुछ लिमिटेशन है। अगर वो उस लिमिटेशंस का पालन नहीं कर रहा तो फिर उसको जो भी उसको डिटेन कर रहा है उसको लायबल ठहराया जाएगा। पर यहाँ पे ये क्या है कि आप उसको नॉर्मली डिटेन कर रहे हो और आपने उसको कारण नहीं बताया, तो उसके लिए मतलब उसके अगर जिसको भी डिटेन किया गया है उसके किसी भी फैमिली मेंबर या फिर कोई भी इंसान जाकर ये सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है कि ये इंसान है, इसको फोर्सफुली अनलॉफुली तरीके से डिटेन कर लिया गया है, तो आप
हीबियस कॉर्पस जारी करिए और फिर उनके जो मौलिक अधिकार है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, उसको बहाल करवाइए। ये सारी चीजें इसमें कही गई है। अब इसका एग्जाम्पल है मेनका गांधी केस और एडीएम जबलपुर। इमरजेंसी पीरियड में ये क्या क्या हुआ था, जो एडीएम जबलपुर का केस है इसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और मेनका गांधी केस में भी सेम हुआ था कि इनको बाहर जाना था पर इनको जाने नहीं दिया गया था, मतलब इनको किसी और कंट्री में जाना था बट इनको जाने नहीं दिया गया था। तो ये एक तरह से डिटेंशन के अंदर ही आता है। अब मैंडमस, मैंडमस में क्या होता है कि इश्यूड टू पब्लिक ऑफिशियल्स, बॉडीज और इंफीरियर कोर्ट्स कंपेलिंग देम टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी दे हैव फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है या फिर कोई पब्लिक बॉडी है, मतलब कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर पब्लिक ऑफिशियल है, अगर वो जो काम उन्हें करना था वो काम वो नहीं कर रही है, जो उनकी पब्लिक ड्यूटी थी वो पब्लिक ड्यूटी को वो अपने पब्लिक ड्यूटी को निभाने में, परफॉर्म करने में कोई गलती कर रहे हैं या फिर सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर वो आप उसको परफॉर्म करना ही नहीं चाहते, मतलब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि भाई हमारी ये ड्यूटी है फिर भी हम इस काम को नहीं करेंगे, तो उस समय में मैंडमस जारी किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल में है कि कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट। ये इसमें एग्जाम्पल नहीं है, ये इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ जो लोग हैं उनको हमेशा उनसे इतर रखा जाता है, मतलब जितने भी प्रेसिडेंट है और गवर्नर है उनके पास स्पेशल राइट्स होते हैं। उसमें ये भी होता है कि जब तक वो अपने पद पर बैठे हुए हैं तब तक हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम उन्हें डिटेन नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो इसलिए हम मैंडेमस जारी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कर सकता। उसके बाद प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का मतलब ये है कि इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू नेचुरल जस्टिस। अगर मान लो किसी जो निचली अदालत है, जो किसी भी ट्रिब्यूनल कोर्ट से, मतलब ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ट्रिब्यूनल है और अगर कोई इन्फीरियर कोर्ट है उसने कोई ऐसा केस ले लिया जो उसके अंदर आता ही नहीं है, मतलब उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है, वो उस केस को नहीं ले सकता, ना ही उस पर सुनवाई कर सकता है, ना ही कुछ कर सकता है, और उसने वैसे केस को ले लिया है कैसे भी तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसे प्रोहिबिट कर सकती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो जजमेंट के पहले किया जाना चाहिए। इशूड बिफोर जजमेंट, प्रिवेंटिव इन नेचर, मतलब ये पहले से किया जाता है, ये प्रिवेंटिव है, पुनिटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव में आता है। अब यहाँ पे आता है सर्जरी। इसमें यह है कि इशूड टू इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इट्स ऑर्डर इफ इट हैज एक्टेड विदाउट जुरिडिक्शन। अगर किसी निचली अदालत ने या फिर किसी ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसा काम किया है जो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता और उसने वायलेशन किया है प्रिंसिपल का, कौन से प्रिंसिपल का, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो ये रिट जारी करके उसको आदेश दे सकती है कि आप ये नहीं कर सकते। इसमें जो प्रोहिबिशन और ये सर्जरी है इसमें डिफरेंस क्या है कि जो प्रोहिबिशन है वो पहले जारी किया जाता है, ये प्रिवेंटिव है, और जो सर्जरी है ये क्या है, इसमें ये कहा गया है कि ये क्यूरेटिव है, ये पहले ही नहीं जारी किया जाता है, ऑर्डर आने के बाद जारी किया जाता है। मान लो कोई केस है उसमें अगर फैसला आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया तो वो प्रोहिबिशन जारी करेगा, और अगर केस था और उसमें जजमेंट आ गया है तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने सर्जरी जारी किया है तो वो ये क्यूरेटिव में आएगा, उस मतलब उसे हम ये कह सकते हैं कि ये क्यूरेटिव इन नेचर है, ये प्रिवेंटिव नहीं है। प्रिवेंट करने का मतलब हम पहले उसे रोक रहे हैं, क्यूरेटिव का मतलब हो गया है तो हम उसे एक तरह से क्योर प्रदान कर रहे हैं। अब क्यों वारंटो है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, अगर कोई इंसान है वो किसी पद पर है और वो कोई काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो पूछ सकती है कि भाई आपने ये काम किया तो आपके पास क्या इसकी अथॉरिटी थी, क्या आप इसकी अथॉरिटी रखते हो जो भी आप काम कर रहे हो। मान लो कोई इंसान है, एक जज है और उसने ऐसा कोई फैसला सुना दिया जो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर था, तो वो अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट तो उसे पूछ सकती है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि इशूड टू अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस डिमांडिंग टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी दे होल्ड दैट ऑफिस। यहाँ पे यही है कि अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये पूछ सकती है आपने किस अथॉरिटी से इसको होल्ड किया है। इसका जो मोटो या फिर हम इसे का एम क्या कर सकते हैं कि ये प्रिवेंट्स इलीगल, ये जितने भी इलीगल यूजेस होते हैं पब्लिक ऑफिस का उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ओनली फॉर पब्लिक ऑफिसेज ऑफ सब्सटैंटिव नेचर, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट एक टर्म है, याद रखना है कि ये सिर्फ पब्लिक ऑफिसेज पे लागू होता है, बाकी चीजों पे नहीं लागू होता। अब आर्टिकल 32 के बाद मेनली यहाँ पे डीपीएसपी की बात कही गई है, पर डीपीएसपी से पहले हमें आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जान लेना चाहिए, वो ज्यादा आता नहीं है इसलिए यहाँ पे स्किप किया गया है। आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि आर्म फोर्सेज जो है उनके फंडामेंटल राइट्स को कभी भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।
अगर पार्लियामेंट चाहे तो जितने भी आर्म फोर्सेस है उनके जो फंडामेंटल राइट्स को कभी भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये आर्टिकल 33 में यही मेंशन किया गया है। तो बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है कि हम आर्म फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर ये रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता। और पार्लियामेंट में भी कौन कर सकता है इसको? तो मेनली ज्यादा पावर तो लोकसभा के पास ही होती है। उसके बाद आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में है कि टेम्पररी मिलिट्री रूल रिप्लेसिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कहीं पे ऐसे जगह पर मिलिट्री लॉ लागू कर दिया गया है तो वहां के लोगों का भी जो उनके फंडामेंटल राइट्स है उनके फंडामेंटल राइट्स को भी छीना जा सकता है। मतलब अगर अगर मान लो कि आपकी जगह आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है तो फिर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 34 में एक और चीज ये कहा गया है कि ये अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। यही बात मैंने अभी कही थी कि यह पार्लियामेंट को अलाउ करता है रिस्ट्रिक्शन के लिए फंडामेंटल राइट्स पे। इंडेमनिटी क्लॉज यहाँ पे यह है कि पार्लियामेंट और इंडेमनिटी गवर्नमेंट सर्वेंट्स और अदर फॉर एक्ट्स डन टू रिस्टोर ऑर्डर। अगर ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है तो वो गलत नहीं माना जाएगा आर्टिकल 34 के अंदर। आर्टिकल 35 भी सेम है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, उसको नॉर्मली क्वेश्चंस आते भी नहीं इसलिए यहाँ पे स्किप किया गया है। अब